हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बाल गोविंद भगत पाठ का पेज नंबर 72 और 73 पढ़कर समझाऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां कहते हैं सुबह के जो भजन गाते हैं उसको प्रभातियां कहते हैं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों में सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाती। गांव से 2 मील दूर, वह गांव से 2 मील दूर कार्तिक के महीने में स्नान के लिए जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। जब वो स्नान करके आते, पोखर कहते हैं तालाब, तालाब के किनारे पर अपनी खजरी लेकर बैठ जाते थे और अपने गाने गाने लगते थे। टेरने का मतलब होता है गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में रोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। एक बार लेखक कहते हैं कि माघ का महीना बहुत सर्दी का होता है। दिसंबर और जनवरी, ये दोनों के कुछ कुछ दिन मिलाकर माघ का महीना बनता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार। तो उसमें भी, इतनी सर्दी में भी बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने गाने गा रहे थे। अभी आसमान में पूरी तरह से तारे छिपे नहीं थे और पूरब में लोही लग गई। पूरब में लोही लग गई मतलब सूरज की लालिमा फैल गई थी। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा कहते कोहरा, कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजरी लिए बैठे थे। उस वातावरण में भी बाल गोविंद भगत, कुश कहते हैं घास की एक चटाई पर अपनी खजरी लेकर बैठे अपने गीतों में लीन थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि इतनी सर्दी में मैं जाड़े मतलब सर्दी से कपकपा रहा था और बाल गोविंद भगत जो थे, उनका जो काला कंबल था बार बार नीचे गिर जाता था। वो अपने गीतों में इतने लीन थे कि उनके माथे पे कुछ पसीने की बूंदें भी दिख रही थी। दूसरा पैराग्राफ है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती, शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठती। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। गर्मियों में उनकी संध्या, गर्मियों में आप देखते होंगे बारिश के महीनों में क्या होता है, शाम के टाइम कई बार उमस भरी शाम होती है। उमस भरी मतलब जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हवा चलनी बंद हो जाती है, उमस हो जाती है। उस शाम में वो अपने संध्या होती है, शाम को वो अपने आंगन में खजड़ी लेकर बैठ जाते थे। और अपने घर के आंगन में जब खजड़ी लेकर बैठ जाते थे तो गांव के आसपास के लोग भी उनके आंगन में आकर जमा हो जाते थे, तो एक मंडली का रूप ले लेते थे। वो अपने गाने के पद गाते, उनकी मंडली, उनके जो आसपास के लोग बैठे हुए थे गांव आसपास पड़ोस के, वो उनके भजन को दोहराती और तेहराती। मतलब वो एक पद की लाइन गाते और जो मंडली थी वो उनको 2 बार या 3 बार उस पद की लाइन को गाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उन ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर
हावी होता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़े लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत के गीतों का प्रभाव ये पड़ता था कि सारी मंडली उनके पीछे पीछे उनके पदों को दोहराती दोहराती थी। करताल और खजड़ी। करताल मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था। करताल कहते हैं हाथों की, दोनों हाथों को बजाकर जो हम ताली बजाते हैं उसको करताल कहते हैं। आप भी देखते होंगे जब भजन हम लोग करते हैं तो तालियां बजाते हैं, उसको हम करताल कहते हैं। तो करताल और खजड़ी, खजड़ी जो है बाल गोविंद भगत बजाते थे। तो ये लोग जब सब बताएं खजड़ी और करताल की आवाजों से सारा आंगन जो है वो संगीत से, आनंद से भर जाता था। और बीच बीच में बाल गोविंद भगत तो कभी कभी नृत्य भी करने लग जाते थे। खड़े होकर वो नाचने लगते थे। वो इतने मस्त हो जाते थे, इतने शरूर में आ जाते थे कि वो नाचने लगते थे। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोधा सा। सुस्त मतलब सीधा, बोधा कहते हैं जिसमें कम बुद्धि होती है, उसको कहते हैं बोधा। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत कहते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, इसलिए बाल गोविंद भगत उसका बहुत ध्यान रखते थे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोह बड़ी सुबह और सुशील मिली थी। बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही उन्होंने उम्मीद से अपने बेटे की शादी कर दी। और पतोह उनके पुत्र की वधू, पुत्र की पत्नी जो थी वो बाल गोविंद की पतोह लगी। वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही समझदार थी। सुशील थी मतलब समझदार थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। उनका बेटा बीमार रहता है, ऐसा आस पड़ोस के लोगों को कहाँ फुर्सत होती है सोचने समझने की, पूछने की कि आपका बेटा बीमार है या कुछ है। लेकिन कहते हैं मौत तो अपने समय पर आ ही जाती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक ने जब सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो ये जानने के लिए कि क्या हुआ वो बाल गोविंद भगत के घर गए। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। कुछ फूल जो हमेशा ही रोपते ही रहते हैं, उन फूलों से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा था। उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लेटाया हुआ था। कोई भी उन्होंने दिखावा नहीं किया था, बस सफेद कपड़ा दे दिया था। उसके ऊपर जो अपने घर में आंगन में वो फूल रोपते हैं, उन्हीं में से कुछ फूल उन्होंने बेटे के चादर पर डाल दिए थे। तुलसी दल कहते हैं तुलसी के पत्तों को, और कुछ तुलसी दल भी उन्होंने उसकी चादर के ऊपर बिखेर दिए। साथ में एक दिया जला दिया था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीन, वही अपने पुराने स्वर में, वही पुराने अपने आनंद में वो गीत गा रहे थे। घर में पतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या। वो जब गैतों में तल्लीन थे और गाते गाते बीच में अपने पतोह के पास जाते, जिसे कुछ औरतें पड़ोस की चुप करा रही थी, कहते तुम क्यों रो रही हो, आज तो एक आत्मा परमात्मा से मिलने गई है, आज तो उत्सव मनाने का दिन है, एक
प्रेमिका जो विरह में जल रही थी वो अपने प्रेमी से मिलने गई है, तो ये तो आनंद की बात है, ऐसा वो अपना पुत्र वधू से कह रहे थे। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रही थी उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। ये था आपके पेज नंबर 72 और 73 का पैराग्राफ। बच्चों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं वो यहाँ लिखे हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ, और पैराग्राफ में से आंसर बताऊंगी वो कौन से हैं। पहला प्रश्न है, गर्मियों के संध्या के समय भगत के यहाँ क्या कार्यक्रम चलता था? जब अभी मैंने आपको बताया है कि गर्मियों, संध्या कहते हैं शाम को, शाम के समय उनके घर में क्या कार्यक्रम चलता था, तो आप लिखते हैं संगीत के चारों ओर संगीत की आवाजें आती थी, गांव के कुछ प्रेमी आज जुटते थे, और उसके बाद खजड़ी और करताल की आवाजें गूंजती थी। एक पद की लाइन बाल गोविंद गाते थे और उस पद को गांव वाले दोहराते और तहराते थे। ये था पहला आंसर। दूसरा प्रश्न है, उस वातावरण का भक्तों और बाल गोविंद पर क्या प्रभाव देखा जाता था? वह एक मनमोहक वातावरण हो जाता था, मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला एक मनमोहक वातावरण हो जाता था। भगत और श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। भाव श्रोता, श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, देखने वाले को दर्शक कहते हैं। ये हमेशा बच्चों ध्यान रखना। तो श्रोता भाव विभोर हो जाते थे और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। बीच बीच में भगत खजड़ी लेकर खड़े हो जाते थे और नृत्य करने लगते थे। ऐसा वातावरण हो जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सारा आंगन कैसा हो उठता था? तो आप लिखेंगे सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। ओतप्रोत मतलब नृत्य और संगीत के आनंद में डूब जाता था। सारे आंगन में नृत्य और संगीत से सब आत्मविभोर होकर अपने झूमने और नाचने गाने लगते थे। ये था आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, लेखक क्या देखकर दंग रह गया? जब लेखक ने सुना कि उन बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो वो उनके घर गए। वो ये देखकर दंग रह गए कि बाल गोविंद भगत ने कोई दिखावा नहीं किया। बाल गोविंद ने अपने बेटे को एक चटाई पर लिटाकर सफेद चादर दी हुई थी, उस पर कुछ फूल और तुलसी दल डाले हुए थे। पास में एक चिराग जल रहा था और वो अपने गीतों में तल्लीन थे। ये देखकर वो दंग रह गए। अपना पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसको क्या करने को कह रहे थे? तो बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को कह रहे थे कि आज तो उत्सव मनाने का दिन है, आज एक आत्मा परमात्मा से मिलने गई है, ये तो बहुत आनंद की बात है, इसमें रोने की क्या बात है, ऐसा वो अपनी पतोह से कह रहे थे। ये थे आपके इससे संबंधित जितने प्रश्न बने वो मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको उत्तर समझाए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।